करूंगा कि जो 198 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कृपया अपना अटेंडेंस मार्क करें। चैट में जाएं, सामने आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, चैट को क्लिक करें, चैट पे अपना नाम और अपना पद नाम लिखें और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं बस 2 मिनट का पॉज लेता हूँ, फिर आगे की बातचीत करूंगा। सभी प्रतिभागियों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि जितनी देर ये सेशन चलेगा आप अपना ड्रेस कोड मेंटेन रखिए। आप अगर ऐसे ड्रेस में है जो जिस ड्रेस में आपको नहीं होना चाहिए तो आप कृपया अपना वीडियो ऑफ करके रखेंगे। कोई भी व्यक्ति लुंगी में या सैंडो गंजी में इस तरह से नहीं दिखे। आने वाले समय में ये वीडियो हमेशा के लिए रह जाएगा, तो ये आपके लिए बड़ा एम्बेरसिंग होगा, बिहार के लिए एम्बेरसिंग होगा, हम सबके लिए एम्बेरसिंग होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कपड़े ऐसे जरूर पहने जो आपको आपको आपकी गरिमा को बनाए रखे। आप एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी गरिमा को बनाए रखें, बिहार की गरिमा को बनाए रखें, अपने जिले की गरिमा को बनाए रखें। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप इस तरह से है कि आपको दिखना नहीं चाहिए, तो आप कृपया अपना वीडियो बंद कर लें। समय समय पर ऐसे अगर कोई व्यक्ति दिखेंगे तो उनके बारे में मेंशन किया जाएगा चैट बॉक्स में। अगर आपके वो साथी होंगे तो आप उनको जरूर बताएंगे कि आपके बारे में कोई कमेंट आ रहा है, कोई नेगेटिव बात है, तो वो खुद को जरूर व्यवस्थित कर लें। तो चलिए, 90 लोगों ने अब तक अपना अटेंडेंस बना लिया है। हम लोग चलते हैं आज के इस प्रोसीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आज का ये प्रोसीडिंग है, फर्स्ट पेज प्लीज। आज का यह कार्यक्रम जो है वो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के अंदर मेंटर्स का चयन करने के लिए आपके साथ हम सभी लोग विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। ये मेंटर्स कौन है और क्या है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। चयन कैसे होगा, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। उद्देश्यों के बारे में हम आगे जानेंगे। आज की इस मीटिंग में जिलों से डीईओज, डीपीओज, बीओज सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका इस मीटिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की मीटिंग का जो एजेंडा है वो 5 एजेंडा है कुल। इसमें सबसे पहला पहला और प्रमुख बिंदु है एफएलएन मिशन के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में मेंटर्स की भूमिका क्या होगी, उनका कार्य क्या होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। आप समझ रहे हैं कि
पहले तो ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि ये मेंटर्स जरूरी क्यों है, क्यों हो रहे हैं ये मेंटर्स है क्या, और दूसरे नंबर पर कौन होंगे ये मेंटर्स कौन होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेंटर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी हम लोग अपनी समझ बनाएंगे। इनको चयन करके आपको एक प्रपत्र में भरना है, और ये इतना इम्पोर्टेंट काम है। 11 तारीख से यहाँ स्टेट लेवल पर मेंटर्स की ट्रेनिंग होनी है, और ये ट्रेनिंग 2800 ट्रेनर मेंटर्स की होने वाली है। तो मेंटर्स की चयन प्रक्रिया को आपको समझना और चयन करके उनका नाम स्टेट पर भेजना, ताकि स्टेट उनसे कम्युनिकेट करके उनको बारी बारी से बुला सके, इस चीज को सुनिश्चित करना है। टाइम बहुत कम है, आपसे एफिशिएंसी की उम्मीद है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब इतने एफिशिएंट हैं कि आपको अपने अपने जिले से मेंटर्स के नाम देने में कठिनाई नहीं होगी इस पूरे डिस्कशन के बाद। और जब मेंटर्स के नाम आ जाएंगे तो मेंटर्स की यहाँ एक ट्रेनिंग शुरू होगी। और मेंटर्स के लिए जो प्रपत्र है, प्रपत्र मतलब उनका नाम पता भरना है। तो इसके बारे में अगर कोई चुनौतियां हैं, कैसे भरेंगे, किन लोगों को चुनेंगे, अगर सारे सेशन होने के बाद भी अगर कुछ बातें रह जाती है तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह है आज की मीटिंग का एजेंडा। आइए अब हम लोग चले एफएलएन मिशन के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में मेंटर्स की भूमिका एवं कार्य पर चर्चा करते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है, रेडीनेस जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल के लिए बच्चों को रेडी होना। ये कौन बच्चे होंगे? क्लास 1 में नामांकित होने वाले बच्चे होंगे, या क्लास 1 में जो नामांकित हो चुके हैं वे बच्चे होंगे। इनकी रेडीनेस चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि ये बच्चे जो है जब क्लास 1 में नाम लिखाते हैं और वो बहुत रेडी नहीं रहते हैं, स्कूल आने में उनको मन नहीं लगता है, घर से माँ बाप को छोड़कर नहीं आ पाते हैं, कहीं जाकर के बैठना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना, ये उनको अगर नहीं समझ पाते हैं या फिर किसी भी कारण से इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि क्लास 1 से 2 में जाने के बाद एक भारी मात्रा में बच्चे पीछे रह जाते, पीछे छूट जाते हैं। ये बच्चे पीछे ना छूटे, यही अ, यही रेडीनेस, इसी की रेडीनेस है। अब सवाल ये उठता है कि रेडीनेस आया क्यों? आप सभी अवगत हैं कि सरकार एफएलएन मिशन चला रही है। एफएलएन मिशन का मतलब है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का मिशन। यानी सरकार ये समझती है, या हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्चे जो पहले से तीसरी क्लास तक अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत हो जाती है, वो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं छोड़ते, कंटिन्यू रखते हैं, और इस तरह से बच्चे आगे आने वाले समय में पढ़कर खुद भी सीख सकते हैं। इससे होगा क्या, आगे आने वाले समय में वो चाहे वो पूरी प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे, एलिमेंट्री शिक्षा पूरी करके उसके बाद वो माध्यमिक शिक्षा पूरी करेंगे, ये, और इससे हमारा जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। और यही काम करने के लिए हम सभी लोग शुरुआत से ही लगे हैं। इसका शुरुआती बिंदु क्या है? क्लास 1। क्लास 1 में बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 1 एक निर्णायक बिंदु है जहां उम्मीद की जाती है कि बच्चे कुछ पढ़ना सीख जाएंगे, उनका एक इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। बच्चे जिनका इंटरेस्ट बन जाता है वही बच्चे पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। तो सीखने का जब सीखेंगे, आधारभूत समझ उनकी बनेगी सीखने को लेकर के, तो उनके बेहतर परिणाम आएंगे और सीखने का लेवल हाई हो पाएगा। निपुण भारत अभियान के लक्ष्य क्या है? निपुण भारत अभियान का लक्ष्य है 2026-27 तक सभी बच्चे क्लास 3 तक का जो लेवल है उसको तो जरूर प्राप्त कर ले। मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैं आगे बात करूंगा क्लास 3 का वो लेवल क्या है। तो निपुण भारत अभियान के लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीख जाए। आगे हम बात करेंगे ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है क्या। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत क्लास 3 तक के बच्चों के लिए हमें काम करना है। एफएलएन कार्यक्रम के तहत क्लास 3 के बच्चों को हमें फोकस करना है।
तो ये क्लास 3 के जो बच्चे हैं उनको अगर हमको फोकस करना है तो उनको उनको देखना कहाँ से है? उनको देखना है प्री प्राइमरी से। और जो बच्चे प्री प्राइमरी नहीं लिए, स्कूलों के हमारे स्कूल के सिस्टम में आए, तो स्कूल के सिस्टम में क्लास 1 से उनको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम उनको तैयार करेंगे आगे आने के लिए, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है उसका, जो क्लास 1 में पहले 3 महीनों तक एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ से तैयार किया गया है स्टेट से, ताकि वो बच्चा उस 3 महीने के कार्यक्रम के बाद, जब उसमें उन गतिविधियों से जुड़ने के बाद वो हमारे सिस्टम में बना रहे और अपनी पढ़ाई पूरी करे, ड्रॉप आउट रेट कम हो, बच्चे स्कूल छोड़कर कम से कम जाएं। अभी हमारा ड्रॉप आउट रेट, ट्रांजिशनल ड्रॉप आउट रेट हाई है, और साथ में जो ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट है वो भी काफी ज्यादा है। तो इसके लिए क्लास 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है चहक। 3 माह के इस कार्यक्रम में, इस चहक कार्यक्रम में, 3 माह का है या 12 वीक का है, तो इस चहक कार्यक्रम में बच्चों को तैयार करना है, यानी क्लास 1 के हर एक बच्चे को तैयार करना है। हमारे पास स्कूल है 70,000 स्कूलों में क्लास 1 के बच्चों को तैयार करने के लिए एक एक व्यवस्थित तरीके से चलने की जरूरत है। और ये व्यवस्थित तरीका क्या है? सबसे पहले बच्चों को क्लास 1 में एंट्री लेवल पर ही उनको 3 महीना के लिए एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि 1 मिनट जरा। एक एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे ये रूम छोड़ करके दूसरे रूम में जाना है। 1 मिनट के लिए मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ। 1 मिनट के बाद मैं फिर वापस। हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस मीटिंग में। बीच में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मुझे रूम को शिफ्ट करना पड़ा, और यहाँ भी इसकी आवाज, इसकी वॉल्यूम कम कर दे प्लीज। एक तकनीकी गड़बड़ी थी, जिस रूम में मैं बैठा हुआ था उससे मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ा हूँ। बीच में कनेक्शन कट गया था।
तो ये जो चहक कार्यक्रम है, मैं इस पर बात कर रहा था। शुरू के 3 महीने के लिए, पहले क्लास के विद्यार्थियों के लिए शुरू के 3 महीने में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक कार्यक्रम में संकुल स्तर पर कक्षा 1 के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। ये 3 महीने का जो कार्यक्रम है, ये 3 महीने का कार्यक्रम चलेगा तो नहीं, यूं ही तो नहीं चलेगा। 3 महीने का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होता है। स्टेट लेवल पर बहुत परिश्रम करके बहुत सारे एक्टिविटीज डिजाइन की गई है, भाषा की और गणित की। तो भाषा और गणित की ये एक्टिविटीज को करेंगे कैसे, कितनी तन्मयता से करेंगे, किन बातों का ख्याल रखेंगे, कौन सी गतिविधियां करेंगे, गतिविधियों को कैसे करेंगे, इन सब चीजों पर काम होने के लिए हर एक शिक्षक का प्रशिक्षित होना जरूरी है, जो क्लास 1 में पढ़ा रहे हैं। और उन क्लास 1 के शिक्षकों का संकुल स्तर पर एक प्रशिक्षण होना है। अब संकुल स्तर पर अगर प्रशिक्षण होना है तो वहां के लिए प्रशिक्षक चाहिए, और उन प्रशिक्षकों को तैयार करने की जिम्मेवारी जिले की है। जिला उनको प्रशिक्षकों को तैयार करेगा, और जिला के लेवल के जो प्रशिक्षक होंगे उनकी अभी प्रशिक्षण हो रही है राज्य स्तर पर। तो जो राज्य स्तर पर प्रशिक्षित होंगे वो जिला स्तर पर सीआरसी के लेवल के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और वो सीआरसी वाले जो है वो सभी क्लास 1 के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो चहक के अंदर जितने कार्यक्रम 100 डेज का जो या 12 वीक का जो प्रोग्राम दिया हुआ है, उस 12 वीक के प्रोग्राम को कैसे वो इफेक्टिवली ग्राउंड पर हो, इस बात के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई काम ऊपर के लेवल से होता है, जैसे अगर स्टेट के लेवल पर अगर कोई ट्रेनिंग दिया जाए, और फिर वही लोग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट वाले जब सीआरसी को ट्रेनिंग देते हैं, और फिर सीआरसी वाले किसी टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, और फिर टीचर को उसको ट्रांजेक्ट करना है, इस पूरे व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा गैप होने के चांसेस है। बहुत जगह पर टूट हो सकती है, बहुत जगह ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है, बहुत जगह कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। यानी जो स्टेट में जो बातें बताई गई, जरूरी नहीं है कि वो जिला में बताई जाएगी, और जिले में जो बताई जाएंगी वो हो सकता है उनमें से थोड़ा बहुत ही सीआरसी लेवल तक जाएगा, और सीआरसी फिर अपने टीचर्स को कितना बता पाएगा, वो ये यहाँ पर इस कास्केड मॉडल का एक दोष है। तो इस कास्केड मॉडल में इस दोष को दूर करने के लिए मेंटर्स की परिकल्पना की गई है। ये मेंटर्स जो है वो सीधा स्टेट लेवल से ट्रेनिंग लेकर के वो डिस्ट्रिक्ट में जा करके अपने सीआरसी में जब ट्रेनिंग होगा तो उस ट्रेनिंग को वो देखेंगे, और बाद के समय में जब वो कार्यक्रम उनके सीआरसी में सभी शिक्षकों के द्वारा चलाया जाएगा, तो उस दौरान भी वो अपना सहयोग देंगे। वो एक एडिशनल रिसोर्स पर्सन की तरह सीआरसी की ट्रेनिंग में भाग लेंगे, जो कि न केवल ट्रेनिंग देंगे बल्कि उनका शैक्षिक अनुसमर्थन भी करेंगे। तो अभी जो बात चल रही है, जिसके लिए यहाँ स्टेट लेवल पर जो तैयारी हो रही है, वो ये है कि 3 माह का एक मॉड्यूल पर प्रशिक्षकों की यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, और इस 3 माह में, पीछे प्लीज, इस 3 माह में देखिए बच्चों के लिए किन चीजों पर चहक में जोर दिया जा रहा है। चहक, एक स्लाइड। हाँ, 3 महीने में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। पहला है, हाँ वही बदल रहा था, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय जागरूकता, एवं सामाजिक भावनात्मक विकास। इन्हीं 4 चीजों पर काम किया जाना है। जो बच्चे स्कूल आएंगे क्लास 1 में, उनको स्कूल आने में मजा आए, वो कुछ सीखने के उद्देश्य से उनको कुछ उनके अंदर किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन न रहे, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई डर न रहे। इस चीज को दूर करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आगे चलते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम किया क्यों जा रहा है, एक बार फिर से मैं बताऊं आपको कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से उम्मीद ये की जाती है कि बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में जाकर, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है या कई स्कूलों में कुछ केंद्र है, जैसे हमारे जो सरकारी स्कूल के अलावे अगर हम प्राइवेट स्कूल चेन की बात करें, तो जो नर्सरी क्लासेस में प्री प्राइमरी क्लासेस जो होते हैं, KG1 KG2, इन सब चीजों में बच्चे हमारे सीख करके तब क्लास 1 में जाते हैं। सरकार यही व्यवस्था चाहती है हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी।
तो बच्चे प्री प्राइमरी स्कूलों में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहां से जो सीख के आने चाहिए थे, तो जो बच्चे प्री प्राइमरी सेंटर्स में यानी आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं उनके स्कूलों में रहने का परसेंटेज या रिटेंशन का परसेंटेज अच्छा है। सरकार यही सोच करके अब ये चाह रही है कि एक तो पहले सरकार चाह रही है कि हर एक स्कूल को एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र से जोड़ दिया जाए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र से जोड़ा जाए। बट अभी इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। 2026-27 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो 2026-27 के लक्ष्यों को अब एक 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 चेंज है कि जो लोग स्टेट लेवल से जाएंगे वो प्रखंड लेवल पर जाकर के ट्रेनिंग देंगे। हाँ, वो प्रखंड स्तर के हैं, वो प्रखंडों में अपने सीआरसी को ट्रेनिंग देंगे। सीआरसी से आए हुए जो शिक्षक होंगे वो अपने प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग देंगे। तो वो जिला वाला लेवल नहीं है, जिला वाला लेवल नहीं है। ठीक है, वो भी अपने संबंधित ब्लॉक के क्लस्टर लेवल पे दो प्रशिक्षकों को। ठीक है, तो ठीक है, मामला ये है कि अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है ये चाहक मॉड्यूल के ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें ब्लॉक लेवल के लोगों को अभी यहाँ बुलाया गया है पटना में, और यहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसके बाद ये जाकर के अपने अपने संकुल के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रशिक्षक होंगे उनको वो ट्रेनिंग देंगे, और वो अपने अपने विद्यालय वो अपने संकुल के अंदर के सभी विद्यालय के प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, सभी विद्यालय के शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। तो और प्रशिक्षकों को और हेड टीचर्स को वो ट्रेनिंग देंगे। तो उसके बाद ये कार्यक्रम हो पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर किसी बड़े लेवल पर कोई काम करना हो तो वो काम आसान नहीं होता है। इस बड़े लेवल के काम को करने के लिए बहुत लेवल की प्लानिंग करनी होती है। अभी उसी में एक एडिशनल अब इसी संबंध में मैं बताने जा रहा था, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम किया क्यों जा रहा है। को बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिनकी होती है उनका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होता है स्कूलों में। यानी जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं उनको स्कूल आना उनके लिए बहुत सामान्य सी बात होती है। और बहुत सारे ऐसे घर भी होते हैं जहां बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल लेवल पर वो ठहरते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको इस तरीके से तैयारी जिनकी नहीं होती है, जब वो कक्षा 1 में आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कक्षा 1 को छोड़ करके, मतलब कक्षा 2 में वो एडमिशन नहीं ले पाते, उसके पहले ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ दिन का गैप हो जाता है, फिर वो 1 साल 2 साल के बाद वो फिर एडमिशन लेते हैं। कुछ इस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। तो बच्चों को विद्यालय स्तर के लिए रेडी करने के लिए 4 क्षेत्र जो मैंने पहले बात किया उनमें उनकी तैयारी करा के उनके विशिष्ट कौशल के विकास करते हुए उनको तैयार किया जाएगा, ताकि वो स्कूलों से जुड़ पाए और स्कूल में जुड़कर रह पाए। प्राथमिक और अगर जब वो स्कूलों से जुड़ेंगे, एक बार जब उनकी बुनियादी शिक्षा 1 से 2 पहुंच गए, 2 से 3 पहुंच गए, और उनकी अगर एक उनके स्कूलों से जुड़ाव अगर क्लास 3 तक बनी रहे, और एफएलएन कार्यक्रम के जो लक्ष्य है यानी क्लास 3 के जो लक्ष्य है अगर उनको हम प्राप्त कर लेते हैं भाषा और गणित को लेकर के, तो निश्चित तौर पर वो बच्चे क्लास 4, क्लास 5 और उत्तरोत्तर ऊपर के क्लासेस में अच्छा करते रहेंगे, और वो सिस्टम में बने रहेंगे। हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो हम सब सोचते आ रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। और बच्चों की भागीदारी यानी अभी आप देखेंगे अटेंडेंस परसेंट जो है वो बहुत कम रहता है। अगर बच्चों को हम ठीक तरीके से पढ़ाएं, अगर अच्छे तरीके से देखें, बच्चों की तैयारी अगर अच्छी हो, तो हमारा बच्चों की भागीदारी यानी अटेंडेंस रेट हमारी अच्छी होगी और बच्चे अच्छा करेंगे। अब देखिए यहाँ आपके सामने अगर आप देखें तो मिशन निपुण बिहार के लिए एक लक्ष्य लिखा हुआ है। यहाँ बाल बाटिका के लक्ष्य जो है वो उसको गोल करके लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आप एक तीर देख सकते हैं जो घुमा हुआ तीर है। तो मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के टारगेट या लक्ष्य बाल वाटिका से शुरू होकर कक्षा 3 तक जाती है। अब देखिए बाल वाटिका में अगर आप देखें तो देखिए 10 तक के अंकों को पहचानना बहुत छोटा सा टारगेट है बाल वाटिका में, और एक क्रम में संख्याओं और घटनाओं को, वस्तुओं को, आकृतियों को व्यवस्थित करना, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा,
या अच्छा से खराब, खराब से अच्छा, किसी भी तरह का जो उनको समझ में आता है उस तरह के कोई व्यवस्थित वो कर सकते हैं। और अगर अक्षर के हिसाब से देखें, मैंने साक्षरता के हिसाब से देखें, तो उनमें अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, जैसे ये क है, क, ख, तो अक्षर और उनके ध्वनियों के साथ वो तालमेल बैठा ले, अगर कोई बोर्ड पर लिखा गया तो समझ जाए कुछ। और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ ले। सरल शब्द यानी बिना मात्रा वाले शब्द, यानी जैसे कल, हल, मल, चल, टल, अगर ये इस तरीके से ये शब्द पढ़ने चाहिए उनको बाल वाटिका में। और यही टारगेट है हमारा, क्योंकि वो बाल बच्चा जो है बाल वाटिका में गया नहीं है, इसीलिए शुरू के 3 महीने में इसी टारगेट को पूरा करने के लिए, और इसके साथ ये तो साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य है, इसके अलावा जो सामाजिक भावनात्मक वो भी क्षेत्र जो है, उन सभी क्षेत्रों को एड्रेस करते हुए 12 वीक का यानी 3 महीने का एक प्रोग्राम, चहक प्रोग्राम बनाया गया है। इसीलिए मैंने तीर दिया है वहां पर, आप देखें आपके सामने प्रेजेंटेशन में जो बाल वाटिका के लक्ष्य है उनको गोल करके एक तीर दिया गया है और उसे कक्षा 1 के साथ जोड़ा गया है, और यही जो जुड़ाव है यही है हमारा चाहक प्रोग्राम। और एक बार चाहक प्रोग्राम से गुजरने के बाद बच्चे उस रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो क्लास 1 में रहेंगे, तो वहां पर वो क्या और सीखते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कक्षा 1 में क्या सीखना है, देखिए कक्षा 1 में अगर मैं जल्दी में पढ़ूं तो 99 तक की संख्याओं को सीखना, पढ़ना और लिखना है। सरल जोड़ घटाव करना आना चाहिए, और पढ़ने में अर्थ के साथ पढ़ लें, छोटे छोटे वाक्य जो उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ से भी हो, 4-5 सरल शब्द हो जिसमें, उसको पढ़ ले। जैसे रानी घर चल, मदन तू आ, मदन तुम यहाँ आओ, ऐसा करके कुछ इस तरह के, रानी मदन अमर अगर आपको याद हो, तो अगर आपको इस तरह की जो चीजें हैं वो कक्षा 1 के लक्ष्य है। और कक्षा 2 के लक्ष्य अगर हम देखेंगे तो 999 तक की संख्याएं पढ़े, 999 तक की संख्याओं को पढ़ने की बात है, 99 तक की संख्याओं को घटाएं, और अर्थ के साथ पढ़ना, अगर हम भाषा के संदर्भ में देखें तो अर्थ के साथ पढ़ना, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ना, ये है। और कक्षा 3 के लक्ष्य है, देखिए 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना जाने, सरल गुना और समस्याओं को हल कर पाए, अर्थ पढ़ने में है, अर्थ के साथ पढ़े, और कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाए। ये है निपुण बिहार मिशन के लक्ष्य की सूची। इसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही निपुण बिहार मिशन का लक्ष्य है। और निपुण बिहार मिशन के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है क्लास 1 में पहले 3 महीने में बच्चों की तैयारी पढ़ाई लिखाई की, जो मैंने वहां गोला बना करके और उसके साथ तीर बना करके दिया है, जो चाहक प्रोग्राम का जो भाषा और भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंधी लक्ष्य है, वो उसको मैंने उससे जोड़ने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। तो ये जो लक्ष्य है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल इसी साल के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। ये हमें सिस्टम के अंदर लाना है। सिस्टम के अंदर लाने का मतलब आगे आने वाले समय में जब भी नया क्लास शुरू होगा, तब से जो हमारे जो ये चहक वाले जो टीचर अभी तैयार होने वाले हैं, वो तब से शुरुआत के समय से ही वो अपने 3 महीने का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ताकि बच्चे मतलब स्कूल में आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो सके। तो अब आगे चलते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये है सरकार का कार्यक्रम। अब इसमें एक रोल है मेंटर्स का। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चाहक कार्यक्रम है, इसके लिए जो प्रशिक्षण होना है वो स्टेट लेवल पर शुरू हो चुका है। यहाँ ब्लॉक लेवल से जो ट्रेनर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ से ये जाएंगे अपने संकुल के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो ट्रेनिंग देंगे, संकुल के वे रिप्रेजेंटेटिव अपने सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है कि ये जो ट्रांजिशन लॉस होता है, जब स्टेट लेवल से कोई ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति नीचे के लेवल पर ट्रेनिंग देता है, फिर वो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को ट्रेनिंग देता है, और तीसरा व्यक्ति से जाके वो चौथे व्यक्ति तक पहुंचता है, चौथा व्यक्ति उसको एक्चुअल में ट्रेनिंग देता है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे चीजें गुम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा सोचा गया कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए हमारे पास
जो सीधा स्टेट लेवल से ट्रेनिंग लेकर के उन उस ट्रेनिंग को जो संकुल स्तर पर हो उसको संकुल स्तर पर डायरेक्ट देखे, वो एक तीसरे प्रशिक्षक की भूमिका में रहे और वहां वो सुनिश्चित करे कि ट्रेनिंग में जो भी चीजें होने वाली हैं वो हो रही है कि नहीं, जिस तरह की बातें उनको करनी थी वो कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें अच्छे तरीके से हो रही है, वो इन सभी चीजों का रिपोर्ट करेंगे, ऊपर में सूचना देंगे कि ये ट्रेनिंग कैसे अच्छी हो रही है। पहला तो वो उस लेवल पर ही अपने से सपोर्ट करेंगे कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, और एक सूचना सरकार को ऊपर के लेवल पर भी सूचना देगी कि कहाँ कमी रह गई। अगर हो सकता है सरकार की कमी हो सकता है नीचे के लेवल की कमी हो, तो उन कमियों के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे ये मेंटर्स। तो ये मेंटर्स का जो अगर हम काम कमियों को अवगत कराएंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट ईयर से या आने वाले समय में जब भी कभी ऐसे ट्रेनिंग को प्लान करें तो हम कोई बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर सके, इसके लिए हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तो पहला काम है ट्रेनिंग लॉस को कम करना। प्रशिक्षण के बाद 12 सप्ताह चलने वाले स्कूल रेडीनेस चहक मॉड्यूल के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में अकादमिक सहयोग करना, जो मैं आपको बता चुका पहले। और प्रशिक्षण के दौरान भी और प्रशिक्षण के बाद भी, ये दोनों ही केसेस में ये इनकी इनका रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्कूल रेडीनेस में मेंटर्स के प्रशिक्षण की भूमिका, अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है इसके अलावा 11 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक राज्य के लगभग 2808 मेंटर्स की ट्रेनिंग राज्य स्तर पर की जाएगी। और ये देखिए 11 जुलाई से 5 अगस्त तक है, 2808 ट्रेनर्स होंगे हमारे पास, और 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जाएगा। आप सोचिए कि राज्य स्तर पर इतने बड़े मात्रा में ट्रेनिंग चलाना भी आसान नहीं है। ये 7 चरण में प्रशिक्षण होगा। प्रत्येक प्रत्येक चरण में 8 बैच का ट्रेनिंग होगा, यानी 8 बैच, यानी 8 320 लोगों का लगभग ट्रेनिंग होगा। 8 × 5 = 40, सॉरी, लगभग 400 लोगों का ट्रेनिंग होगा हर एक 3-3 दिन के गैप में। आप सोचिए कि टाइम टाइम बहुत कम है। 11 जुलाई से 5 अगस्त, आज की तारीख है 29 जून। 29 जून से हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपसे निवेदन है कि इन प्रशिक्षुओं जो मेंटर्स हैं, इन मेंटर्स की सूची आप हमें जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके चयन का आधार क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, कैसे आप भर करके ये नाम देंगे, ये काम क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2808 लोगों की जरूरत है, यानी हर एक 2 संकुल पर एक व्यक्ति चाहिए जो कि उस ट्रेनिंग को देखेंगे होते हुए, सपोर्ट करेंगे जब वो ट्रेनिंग होगा, और जब वो चहक प्रोग्राम चल रहा होगा, वो 3 महीने का प्रोग्राम जब चलेगा तो उस दौरान भी स्कूलों को घूम घूम कर सपोर्ट ये करेंगे। तो इन मेंटर्स को 2800 सोचिए मेंटर्स हैं। इसके साथ साथ इन मेंटर्स के सहयोग के लिए जिला स्तर पर डाइट की भी टीम होगी, और डाइट की जो टीम है वो इन मेंटर्स को लगातार उनसे बातचीत करते रहेगी, ताकि मतलब डाइट की टीम भी बात करेगी और स्टेट लेवल की टीम भी इन मेंटर्स से लगातार बातचीत करते रहेगी, वैसे ही जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। और ये मेंटर्स कौन होंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये मेंटर्स कौन होंगे? तो बिहार में कुल 5594 संकुल है। इन संकुल के लिए 2808 मेंटर्स का चयन किया जाएगा। जैसा मैंने कहा, 2 संकुल पर एक व्यक्ति। तो ये जो मेंटर्स चयन किए जाएंगे, ये आपको पता है, जिले को पता है, और नहीं भी पता है तो हम लोग आपको सूची भी देंगे। ये LLF लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे CRC जो तभी थे उनको प्रशिक्षित किया गया है। तो उन उन लोगों में से तथा उनके अलावा और भी जो लोग बहुत प्रखर हो मुखर हो, उन लोगों को लेकर के प्रखंड स्तरीय और इसके अलावा प्रखंड स्तरीय निपुण भारत मिशन में भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं। तो जो ब्राइट टीचर्स हैं उनको देखते हुए उनका चयन करना है 2 संकुल पर एक। तो वो जो एक व्यक्ति होगा उसका ये सोच कर चयन करना है कि उसके लिए वो दोनों संकुल घूमना आसान हो,
दोनों संकुल में आना जाना आसान हो, दोनों संकुल में सपोर्ट देना आसान हो। अब सोचिए अगर कोई एक व्यक्ति हो, उसको दो संकुल की दूरी अगर मान लीजिए 25-30 किलोमीटर हो, तो वो कैसे सपोर्ट करेगा। तो आपको अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो एक थोड़ा समय दे करके लोगों का चयन करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से प्रत्येक व्यक्ति दो दो संकुल को कर सके। यानी ब्लॉक लेवल के लोग भी बैठ जाएंगे अगर, और जिला ब्लॉक लेवल पर से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आपको आइडिया है कि कितने संकुल है, आपके पास वहाँ आपके पास एक सूची भी रहेगी जो एलएलएफ प्रशिक्षित शिक्षक हैं, आपके आपके अपने भी अनुभव है, उन सभी को साथ में लेकर के आप अपने अपने ब्लॉक के सभी संकुलों को ध्यान में दृष्टि में रख करके दो दो संकुल पर आप एक टीचर चुनेंगे। आप इसको चुनने में जो प्रखंड स्तरीय निपुण भारत मिशन में शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग शायद इससे अवगत नहीं हो, क्योंकि प्रखंड स्तरीय निपुण भारत मिशन की जो समिति का गठन किया जाना था वो सभी जगह अभी नहीं हो पाया है। अभी 11 जिलों में हो पाया है, इसके बारे में मैम आगे बात करेंगी। तो जो शिक्षक प्रतिनिधि है उसमें उनको भी आप चुन सकते हैं। तो 2808 लोग जो है वो निपुण और शिक्षक प्रतिनिधि और जो ब्राइट टीचर होंगे, जिनको आपको लगता है कि जो अच्छा प्रशिक्षण देने का मादा रखते हैं, जिनमें जिनमें वो स्किल है, आप उन लोगों को चुन करके उनका नाम आपको जिला लेवल पर या आपको अपने स्तर से ही वो अपने स्तर से भेजेगा ना सौरभ, 1 मिनट में वो अपने स्तर से भेजेंगे। नहीं, ब्लॉक लेवल से आएगा या जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो जो 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 आप सभी जो ब्लॉक लेवल के प्रतिनिधि हैं, आपको अपने अपने ब्लॉक से लोगों को चुन करके ये नाम आपको जिला लेवल पर देना है, और जिला लेवल पर एक गूगल फॉर्म के माध्यम से या जो भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म होगा उसके माध्यम से ये आपको ये सारी सूचना या ये सूची जो है वो आपको स्टेट तक पहुंचानी है। इस संबंध में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अगर कोई कोई और कोई समस्या आने वाली है, कोई चुनौतियां हैं, तो इस पर हम लोग आगे भी चर्चा कर सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया है उसमें दो तरह के लोग हैं। जो अगर जिले की टीम से अगर लोग सुन रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो आपके शिक्षा संस्थान है, आपके यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको मिला करके दो व्यक्तियों को यहाँ पर नामित करना है। और उसमें कौन से लोग होंगे, आपको प्राथमिकता देना है भाषा और गणित विषय के जो व्याख्याता है उनको आपको प्राथमिकता देना है। अगर आपके यहाँ आपके जिले में अगर दो संस्थान है तो दोनों से आप एक एक ले सकते हैं। अगर कहीं लोगों की कमी है तो जहाँ ज्यादा लोग हैं वहां से आप दो लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो शिक्षक शिक्षा संस्थानों के जो व्याख्याता होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के सपोर्ट होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। और दूसरे लेवल पर जो लोग होंगे वो है एलएलएफ प्रशिक्षित शिक्षक, जिनका नाम आपको देना है। जो ऐसा मैं अभी बात कर रहा था कि हर एक जो प्रखंड के लोग हैं वो अपने दो दो संकुलों पर एक व्यक्ति का नाम चुन करके आपको भेजना है। ध्यान रहे कि ये वो नहीं होंगे जो चाहक कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दे रहे होंगे, उसके लिए एक अलग व्यक्ति होगा। और ये जो व्यक्ति होगा जो मेंटर के रूप में काम करेगा वो एक अलग व्यक्ति होगा। तो एलएलएफ यानी लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, अगर उसमें जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको आप प्राथमिकता देंगे। जो लोग और अच्छे हैं, अदरवाइज भी अच्छे हैं, तो आप उनको भी उनके भी नाम यहाँ दे सकते हैं। प्रखंड स्तरीय एक बार फिर से निपुण भारत मिशन के शिक्षक प्रतिनिधि जो हैं उनका भी नाम आप इसमें दे सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि हर एक ब्लॉक से जो 28 दो संकुल पर एक व्यक्ति का नाम चुना जाना है, ये आपको नाम चुनना है और इस नाम को आपको जिला पर भेजना है। जिले लेवल पर जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनसे उम्मीद या अपेक्षा ये है कि वो उनकी सूची गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ राज्य को भेज देंगे, ब्लॉक से प्राप्त करके। तो ये है चयन की प्रक्रिया। और जो जिले लेवल पर है उनको एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है वहां से दो व्यक्तियों का चयन करके यहाँ भेजना है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम को
टीम को आप मजबूत करेंगे। जब जिले लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ये प्रशिक्षण होगा तो ये लोग आपको हेल्प कर पाएंगे उनके उनको देखने में और उनको वहां पर क्वालिटी क्वालिटी इंश्योर करने में। हम्म। देखिए, अगर आप जो एलएलएफ प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन करने की जो बात है, आप देखिए वहां पर एक जिलावार सूची दी गई है। जिलावार सूची दी गई है, एक लिंक दिया है https bit.ly 3a3tvlc ऐसा करके एक लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आप लोगों को फिर से जो आपके जो प्रमंडलीय बीओ का जो ग्रुप है उस ग्रुप में, प्रमंडलीय ग्रुप जो है उसमें ये दिया जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, आपको एक पूरी सूची आपके सामने आ जाएगी। उस सूची के हिसाब से आप लोगों को चुन सकते हैं। तो टैब में अपने टैब में जाएंगे और अपने नीचे अपने जिले के शिक्षकों की सूची देखेंगे और उनके सीआरसी का नाम देखेंगे और उस हिसाब से आप लोगों को चुन पाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का नाम एवं संकुल को दृष्टि में रख करके उसको छांट लें और उसको, जैसा कि अभी मैंने बात किया, उन सबको दो 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 संकुल पर एक व्यक्ति को चुन करके उसका नाम जिला लेवल पर भेजना है और जिला का काम है आगे भेजेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिंक को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक बार देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जब आप उसको क्लिक करेंगे, जिस लिंक की मैं बात कर रहा था, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें सीरियल नंबर है, नाम है, नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है और उनका डिजिग्नेशन भी दिया हुआ है। इस डिजिग्नेशन और नाम से अगर आप उनको जानते हैं तो देखिए उनका मार्क्स भी दिया हुआ है जो उन्होंने पिछला ट्रेनिंग प्राप्त किया है एलएलएफ से, तो उसमें उनके स्कोर भी दिए हुए हैं। तो ये व्यक्ति अगर आपके यहाँ से है तो अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे अररिया से इस लिस्ट में कितने लोग हैं, जरा एक बार दिखाइएगा, आप सेलेक्ट करके एक बार अररिया, अररिया का, अररिया से, अच्छा ये अगर अररिया से आप देखें तो 107 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपको अररिया से कितने, अररिया में टोटल 70 वहाँ सीआरसी है। तो आपको 107 लोगों में से 35 लोगों का चयन करना है। आपको ध्यान रखना है। हाँ? अच्छा सॉरी, 140 सीआरसी है, अररिया में 140 सीआरसी है और आपको 70 लोगों का चयन करना है। यहाँ आपकी सूची 107 लोगों की है। आप इन 107 लोगों की सूची के हिसाब से आप देख लीजिएगा ये टीचर अभी कहाँ पोस्टेड है और सीआरसी से दो दो सीआरसी पर उनकी क्या उपलब्धता है, उसको देख करके आप उनकी एक सूची बना करके आप यहाँ आप जिला के माध्यम से यहाँ भेज दीजिएगा। वापस चलते हैं स्लाइड पर। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग टैब बना हुआ है। जैसे अभी ए फॉर अररिया सबसे पहले था, तो वो अररिया मैंने खोल करके आपको दिखाया। क्या आप और कोई ब्लॉक खोल के दिखा सकते हैं? औरंगाबाद, अब देखिए आपके सामने औरंगाबाद का लिस्ट है। औरंगाबाद जब जिला को आप खोलेंगे तो इसमें कुल कितने हैं, नीचे तक देखें। हाँ, 126 लोग हैं इसमें। इसमें ब्लॉक टीचर भी है, संकुल वाले टीचर भी है, सीआरसीसी भी है, बहुत तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो ये सीआरसीसी वगैरह जो इसमें डिजिग्नेशन लिखा हुआ है, ये पुराने डिजिग्नेशन है, सीआरसीसी अब नहीं है। बट ये इसी सिस्टम में है, ये कहीं सिस्टम से बाहर नहीं निकल गए। ये शिक्षक हैं, आपके सीआरसी में पढ़ा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, कई सालों से इन्होंने प्रशिक्षण किया है, कई सालों से अच्छा काम किया है। आप इनको एक बार और मौका देकर देख सकते हैं। औरंगाबाद में टोटल सीआरसीसी की आवश्यकता, जो मेंटर्स की आवश्यकता है, वो कितनी है, कृपया कोई बताए जरा। इधर इधर देना जरा वो लिस्ट। औरंगाबाद में 75, दो दो मेरे पास ये लिस्ट है जो हर एक जगह से कितने लोग चाहिए। औरंगाबाद से नंबर ऑफ सीआरसी जो है वो 175 है, यानी आपको 88 लोगों की जरूरत होगी। तो ये 126 लोगों में से आप 88 लोगों का को चुन सकते हैं। तो
आप केवल आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि जो जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको 2 सीआरसी के हिसाब से जब आप देखेंगे तो हो सकता है वो एडजस्ट ना हो पाए। तो अगर ऐसी स्थिति में नहीं हो पाए तो वो आप दूसरे लोगों का नाम दे सकते हैं जो बेहतर व्यक्ति होंगे। अभी हो सकता है वो आपके बीआरपी रहे हो या कोई दूसरे अच्छे काम किया हो, जो पहले सीआरसीसी रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति का, पहले बीआरपी रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति का भी नाम आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग का बैच यहाँ तैयार किया हुआ है और सभी सीआरसीसी कितना हमारे पास एक्सपेक्टेड है, आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। हम लोगों ने लिख कर रखा है और हम वेट कर रहे हैं रियल नाम का। हमारे पास नंबर है और हमें नाम चाहिए, और इस नाम हमारे पास कैसे मिलेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। जब हमारे पास नाम आएगा तभी हम इनके ट्रेनिंग के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर आप इसको अगर आप देखें तो आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो व्याख्या जो जो जिला लेवल के जो पदाधिकारी अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपको अपने जिले से 2 व्याख्याता, भाषा और गणित के व्याख्याता नहीं होंगे तो फिर समाज समाज विज्ञान और दूसरे लोगों को हम ले सकते हैं, जो जैसा मैंने पहले बताया है। तो ये दोनों संस्थान का नाम आपको लिखना है। नाम लिख करके उनका मोबाइल नंबर अगर आप लिख करके व्याख्याता का नाम, संस्थान का नाम, मोबाइल नंबर लिख करके दे देंगे तो ये काम हो जाएगा। दूसरा है जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जो भरने के लिए है, जो सीआरसी पर है, यानी प्रत्येक 2 सीआरसी पर एक व्यक्ति का जो नाम भेजा जाना है। वो आप इस तरह का आपके पास आप एक सूची आएगा, एक खाली टेबल आएगा। इस टेबल में आप अगर उनको भर देंगे, जो मैक्सिमम है अगर हम उसको देखें तो मैक्सिमम 261, मैक्सिमम 261। अच्छा, पटना में सबसे ज्यादा 131 लोगों की सूची बनानी होगी, और जो सबसे कम है वो है अरवल, उनको 17 लोगों की सूची बनानी पड़ेगी। तो जो अरवल से है वो उनको कम, उनके लिए उसके हिस्से का काम कम है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ ब्लॉक भी कम होगा, यानी जिनके पास ब्लॉक ज्यादा है उनके पास सीआरसी भी ज्यादा है। तो अगर आप नाम आपके पास ज्यादा है भी, तो भी आपके पास जो वर्किंग हैंड है, यानी आपके जो जिले लेवल पर जो आप सब लोग की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तब आपको 131 लोगों के नाम देने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये नाम आपको देना है। यहाँ पर एक प्रशिक्षण होगा, और इस प्रशिक्षण के बाद जिले में जाकर के सीआरसी लेवल पर जो प्रशिक्षण होगा, उस प्रशिक्षण में एज अ प्रशिक्षक, एज अ थर्ड प्रशिक्षक, एज अ सपोर्ट स्टाफ, एज अ एडिशनल मेंबर ये लोग जुड़ेंगे और वहां उस ट्रेनिंग को देंगे। और उस ट्रेनिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्वालिटी इनपुट देंगे, वो क्वालिटी चेक करेंगे। मतलब चेक करेंगे मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ इंस्पेक्टर टाइप के हो जाएंगे, वैसा नहीं है। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है, सरकार उनसे उम्मीद कर रही है कि वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। चेक करने का मतलब हमारा यही है कि वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। यहाँ जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको भी सारी बातें पता होंगी कि आगे वहाँ संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कैसे होना है, किस प्रकार होना है। तो जब उनको ये चीजें पता होंगी तो वो और बेहतर तरीके से इस काम को सुनिश्चित कर पाएंगे, वहाँ ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा। ये यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद सीधा सीआरसी पर जाकर के इन चीजों को देखेंगे, और जब सीआरसी पर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो ये आगे ब्लॉक लेवल, आगे जब स्कूलों में कार्यक्रम होगा तो स्कूलों में जब कार्यक्रम होगा तो वो स्कूलों के कार्यक्रम को ध्यान से देखेंगे और उसमें जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करेंगे। तो मेरी बात यही समाप्त होती है। चर्चा के अंत में मैं फिर से मिलूंगा, जब मैं बात करूंगा, जब हम सभी जुड़ेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर कोई समस्या हो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं मैं निवेदन करता हूँ अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदया से, किरण मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किरण मैम आए और इस संबंध में मेंटर्स के जो ट्रेनिंग और ये जो पूरी पूरी प्रक्रिया है
उस बारे में, और फिर जो जिला और प्रखंड स्तर पर जो मिशन के जो और काम जो बचे हुए हैं उनके बारे में आप बात करें, लोगों का मार्गदर्शन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। हाँ, धन्यवाद नीरज जी। तो आप सभी का परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, और हम लोग फिर से एक बार FLN प्रोग्राम के लॉन्चिंग के प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज या इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आपके साथ हैं। मुझे आशा है कि सभी जिले से लोग जुड़े होंगे। तो क्या स्लाइड्स को शेयर करेंगे सौरभ? जी मैम, कर रहा हूं। तो अभी तक जो हम लोगों ने तैयारियां की है उसके बारे में हम लोग जिले को भी, क्योंकि जिला भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपडेट रहें, क्योंकि आगे भी हम लोग को जो भी काम करना है, जो स्टेट लेवल पे तैयारियां की गई हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या हमारा लक्ष्य है आगे के समय का, वो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ताकि और बार बार हम लोग कुछ बातों को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ताकि हम लोग ये लक्ष्य ये है कि जो भी FLN का उद्देश्य है उसके बारे में हमारा जिला अपडेट रहे। हमारे जिले में जितने भी हमारे DO हैं, DPO हैं, हमारे क्वालिटी कोऑर्डिनेटर हैं या BOs हैं, हेडमास्टर्स हैं, जो भी जुड़े हों, वो चीजों को हमेशा रिवाइज होता रहे और वो समझे कि उनका लक्ष्य क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे कि अभी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मिशन क्या है, इसके बारे में फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कक्षा 3 तक हमारा कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी अभियान लाके आपके पास हम लोग छोड़ रहे हैं। करना वही है कि हम लोगों को जो शिक्षक जो विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें फोकस होके उनको ध्यान ये देना है कि कक्षा 3 तक बच्चे जो भी स्तर मिनिमम इस मिशन के तहत निर्धारित किया है उसको वो प्राप्त कर लें, क्योंकि ये ऐसा माना गया है कि कक्षा 3 तक बच्चों को बेसिक जो साक्षरता और संख्या ज्ञान का स्तर है, अगर वो प्राप्त करते हैं तो आगे की पढ़ाई वो जारी रख पाते हैं, और आगे भी जो भी उनको पढ़ना होता है उसको पढ़ पाते हैं, नहीं तो पढ़ाई छूट जाती है। और जो हमें शिक्षित बनाने का एक लक्ष्य होता है वो हमें कहीं कहीं लोग हमारे रास्ते में ही छूट जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से ये एक कक्षा 3 का स्तर है जहाँ पे हमें जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया उतना उन्हें प्राप्त कर लेना है, ताकि हम अपने इस शिक्षा की यात्रा में उनको हमेशा जोड़ के रखें। नेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि कक्षा 3 से 3 साल से 9 साल की उम्र तक के बच्चे हमारे लक्ष्य ग्रुप समूह है। इस प्रोग्राम जो हम लोग फोकस होकर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 3 तक के बच्चों के साथ बहुत ही फोकस्ड होके शिक्षण करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस साल हम लोगों ने कक्षा 1 से शुरुआत की है, अगले साल से हम लोग प्री प्राइमरी को भी इसमें जोड़ेंगे, उससे भी गतिविधियां डिजाइन की जा रही हैं और वो अगले सत्र से उसमें हम लोग फोकस्ड होके काम कर पाएंगे, मटेरियल डेवलप कर पाएंगे। अभी हमने कक्षा 1 से लेके 3 और 4, 5 के लिए भी कुछ फॉलोअप के लिए कुछ हम लोगों ने टूल्स तैयार करके रखे हैं जो शिक्षक तक और स्कूल तक पहुंच जाने की बात है। इसी में से एक है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, जो कक्षा 1 में बच्चे स्कूल में आए उसके लिए प्रोविजन किया गया है, और NCERT ने भी एक विद्या प्रवेश मॉड्यूल डेवलप किया गया है, उसी को रेफर करके बिहार सरकार ने चहक मॉड्यूल डेवलप किया है। ये एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है कि कक्षा 1 में जब बच्चे आएंगे तो उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए एक बुनियादी आधार तैयार हो, जिसमें कि उनके भाषा विकास की बात की जाए, शारीरिक विकास की बात की जाए, संख्या ज्ञान की बात की जाए और साथ ही साथ पर्यावरणीय जागरूकता की भी बात की जाए। उनका जो सामाजिक भावनात्मक विकास हो, क्योंकि वो स्कूल से घर से निकल के स्कूल में पहली बार आते हैं, तो ये आशा की जाती है कि इन सब चीजों पे थोड़ा उनको एनर्जाइज किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए, उनको विद्यालय उनके लिए उनको करीब लगे कि विद्यालय उनकी ही जगह है, उनकी अपनी जगह है, ऐसा फील हो, विद्यालय आने के लिए वो उत्साहित रहे, उत्सुक रहे हमेशा, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट। तो इस तरह चहक
जो प्रोग्राम है ये हम लोग ये स्लाइड में ये देखने की कोशिश करें कि क्यों हम लोग कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया कि हम लोग ये पूर्व प्राथमिक लेवल पे हमें, चूंकि अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे अभी क्लास 1 में सीधा प्रवेश ले रहे हैं, तो उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए हम लोग उनके जो 4 क्षेत्र हैं जो अभी मैंने पूर्व में चर्चा की है, उसमें विशिष्ट कौशल उनमें कुछ विकास हो, और आगे के में भी जो लर्निंग आउटकम सभी कक्षाओं के निर्धारित किए गए हैं, उसमें उसको सीखने में उनकी प्रतिभागिता बहुत अच्छी हो। इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम उसको ही नजर में रख के ये चाहत तैयार किया गया है। देखने में तो इसमें लगती है कि इसको गतिविधियां हैं, खेल कूद की चीज है, लेकिन हर एक गतिविधि है वो कोई ना कोई लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य के को प्राप्त करने के लिए वो हर गतिविधि बनाई गई है। बच्चे अगर उस गतिविधि को करते हैं क्लासरूम में, तो उनसे आशा की है कि उस गतिविधि करने के बाद वो कुछ लर्निंग आउटकम को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग मेंशन करना चाहते हैं, एक बार फिर से आप लोग भी देख लें कि हमारा निपुण बिहार मिशन का क्या है। ये कक्षा 1 के लिए जो बनाया गया है, उनको कक्षा 1 में उनको 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना आना चाहिए। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, जैसे कि अगर कौन सा छोटा है, छोटे से बड़े को एक क्रम में रखना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, चीजों को व्यवस्थित करके रखना, इस तरह की अपेक्षा की जाती है। जो हम लोग उनके साथ जितनी भी गतिविधियां करेंगे, जितने भी जो भी हमारा लक्ष्य है कक्षा 1 में पढ़ाई करने के बाद, तो बच्चों को ये अचीव करना आवश्यक है। इसी तरह अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना, ये कक्षा 1 के लिए उनका लक्ष्य है, जिसके लिए हम लोग पूरे 1 साल उनके साथ काम करेंगे। और कक्षा 1 के बाद अगर उनका जो भी आकलन होगा, उसमें ये अपेक्षा है कि वो कम से कम इतनी लर्निंग आउटकम्स को हम लोग अचीव कर पाए हर बच्चे के अंदर। इसी तरह कक्षा 2 के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया है कि वो कक्षा 1 में ही ये है कि 99 तक की संख्याओं को वो पढ़ें, और मुझे लगता है कहीं इसमें लिखने में गड़बड़ इन लोगों ने किया है। तो 99 की संख्याओं को पढ़ें और लिखें, और सरल जोड़ और घटाव करें और इसके साथ पढ़ें। हाँ, नहीं तो अगले वाले में 9999 भी आपने नहीं किया लगता है। तो ठीक है, तो इसी तरह कक्षा 1 के लिए है ये एक्चुअली, हाँ, पहला जो है स्लाइड कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये बाल वाटिका के लिए है कि वो 10 तक के अंकों को पहचानेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। जो भी मैंने कहा, ये चाहत इसके इसी बेस से आगे शुरू होता है। कक्षा 1 में 99 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे और लिखेंगे, सरल जोड़ और घटाव करेंगे, और अर्थ के साथ पढ़ना सीखेंगे छोटे वाक्यों को, और कुछ ऐसे अनफैमिलियर जो अज्ञात पाठ होंगे उसको भी 4-5 वो सरल शब्द को भी पढ़ पाएंगे। इसी तरह कक्षा 2 में है, उन्होंने लक्ष्य ये निर्धारित किया है कि वो कक्षा 999 तक की संख्याओं को पढ़ेंगे, लिखेंगे भी, और 99 तक की संख्याओं का सिंपल जोड़ और घटाव करेंगे, अर्थ के साथ पढ़ना सीखेंगे, और 45 से 60 शब्द तक की प्रति मिनट पढ़ने की अपेक्षा है, जिसे हम लोग आगे कंप्लीट कर पाएंगे कक्षा 3 में, कि वो 60 शब्द तक प्रति मिनट समझ के साथ पढ़े। वो मतलब ऐसे सिर्फ रीडिंग नहीं डाले, पर उसकी समझ भी होनी चाहिए, समझ के 60 शब्द वो प्रति मिनट की दर से पढ़ पाए। जो भी पढ़े उसका वो अर्थ समझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग डाल रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कोई भी पारा, कोई भी चीजें पढ़ने के लिए देते हैं, तो उसका वो रीडिंग तो डाल देते हैं, पर उनका अर्थ अगर पूछो तो वो बता नहीं पाते। तो ये अपेक्षा है कि कक्षा 3 में वो जो भी पढ़े, वो जो भी उनको दिया जाता है वो पढ़े, तो वो उनका अर्थ भी समझ पाए, और वो अर्थ के साथ समझ के 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाए। इसी तरह अगर हम संख्या ज्ञान की बात करते हैं, तो 9999 तक की संख्याओं को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, और सरल गुणा समस्याओं को भी हल कर पाएंगे। तो सरल गुणा का जो इंट्रोडक्शन है वो कक्षा 3 में पहुंच कर पाते हैं। जो सिंपल जोड़ और घटाव कक्षा 2 तक है, और कक्षा 1 में वो छोटे छोटे वाक्यों को सिंपल जोड़, एकदम सरल सा जोड़ जो होता है 9 तक के का जोड़ और घटाव भी वो कर पाए, मतलब उसका कंसेप्ट बनना चाहिए। लेकिन आगे हम अंतिम लक्ष्य ये होता है कि कक्षा 3 में हम अपने सारे लक्ष्य को बच्चों के साथ प्राप्त कर लें। नेक्स्ट।
अभी हम लोगों ने आज की बैठक खास करके रखी है कि चहक की ट्रेनिंग तो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग प्रत्येक जिले से, प्रत्येक प्रखंड के एक शिक्षक को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उनका एक प्रशिक्षण यहाँ पे SCRT में किया जा रहा है, जो मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने स्कूल जिले में काम करेंगे। और इसमें इस प्रशिक्षण के बाद वो अपने जिले में, अपने प्रत्येक जिले के CRCC के अनुसार प्रत्येक CRCC से 2 लोग जिले में आएंगे और वहां पे उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और वो फिर CRC के पे जाके, जिस CRC के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें उनके 2-2 शिक्षकों को आमंत्रित करके CRC लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे अवधारणा ये है कि हम लोग FLN में एक मेंटर्स का भी हम लोग का कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया है कि सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए नहीं बल्कि आगे पूरे FLN का प्रोग्राम जो 5 साल तक चलेगा उसमें एक मेंटर होंगे जो कि जिनके अंदर में 25 से 30 शिक्षक होंगे, या कहा जाए तो 25 से 30 विद्यालय उनके साथ होंगे, जिसके अंदर वो इन सारी एक्टिविटीज जो हमने पूर्व में ये मेंशन किया था कि हमें प्रत्येक कक्षा के साथ कितने लक्ष्य हमें प्राप्त करना चाहिए, उन लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जो हमारे मेंटर्स उनको, शिक्षकों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। वो एकेडमिक सपोर्ट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी हो सकता है, जहां उनको परेशानी होगी उसको हल करने की कोशिश करेंगे और डिस्ट्रिक्ट से भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसकी शुरुआत FLN कार्यक्रम में इनकी पार्टिसिपेशन की शुरुआत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम से कर रहे हैं कि अभी हमारे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत जब कक्षा 1 के शिक्षकों का प्रशिक्षण CRC लेवल पे किया जाएगा तो हमारे मेंटर्स वहां उपस्थित रहेंगे। और इस प्रोग्राम में क्योंकि ये शुरू में स्टेट से ही इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जब वो CRC लेवल पे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस जो कैस्केड मॉडल में होता है वो कम से कम होगा और स्टेट के लेवल पे जो इनको कम्युनिकेट किया जाएगा वो सीधा CRC लेवल के प्रशिक्षण में वो उपस्थित रहने के कारण उसकी क्वालिटी अच्छी होगी वहां पे देने वाली ट्रेनिंग की। तो ये इस तरह से हम लोग मेंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे मिशन को के लक्ष्य को अचीव करने में। नेक्स्ट। तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग जो हमारे पूरे राज्य में 5,594 CRC अभी हैं जिसके जहाँ पे हमें ट्रेनिंग किया जाना है, वहाँ के लिए हम लोगों ने 2,808 मेंटर्स का चयन करने का लक्ष्य रखा है और इसमें इसका हम लोग 7 चरणों में प्रशिक्षण भी करेंगे। ये प्रशिक्षण SCRT में संचालित किया जाएगा और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा जो 8 बैच प्रति चरण में 8 बैच हम लोग SCRT में पैरेलल चलाएंगे ताकि हम लोग समय सीमा के अंतर्गत उनका प्रशिक्षण कर पाए और वो ये प्रशिक्षण 11 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में स्टेट में चलाया जाएगा। तो इस जो प्रशिक्षण हम लोग स्टेट में इनका देंगे, ये फिर हम लोग जो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जो CRC लेवल प्रशिक्षण हम लोगों ने अभी प्लान किया है उसमें ये मेंटर यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उपस्थित रहेंगे और प्रशिक्षण में सहयोग करेंगे CRC लेवल के प्रशिक्षण में। नेक्स्ट। तो ये स्लाइड में आपको ठीक मैम स्लाइड हटा दिया है। हम्म। क्राइटेरिया शेयर करना है कि किस क्राइटेरिया पे मेंटर्स होंगे। शुड आई शेयर स्क्रीन? हाँ ठीक कीजिए। ठीक। तो हमने अभी मैं वही चर्चा कर रही थी कि हम लोग 5,594 संकुल में 2,808 मेंटर्स का चयन करेंगे
इसमें चयन करने के ये ब्लॉक से भी ही हम लोगों ने मांगा है प्रस्ताव कि वो कैसे चयन करेंगे और कैसे अपना प्रस्ताव हो कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक सीआरसी लेवल पे जो प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा वहाँ मेंटर का उपस्थित रहना आवश्यक है। तो ये भी आवश्यक है कि वो वहाँ के वहाँ के प्रशिक्षक हों वो और वो वहाँ पे कंफर्टेबली सीआरसी लेवल के प्रशिक्षण में प्रतिभागिता दे पाए। तो ये अब इस पे हम लोगों ने ये रखा, पहले हम लोगों ने एलएलएफ में इस 2020 में हम लोगों ने एलएलएफ के द्वारा इसी संख्या ज्ञान और साक्षरता पे ही हम लोगों ने प्रशिक्षण कराया था एलएलएफ के द्वारा। तो उन शिक्षकों को ही हम लोग मेंटर के रूप में चिन्हित करें, ताकि हम लोगों ने एक बार उनको प्रशिक्षण कराया गया, उनकी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, तो उनका लाभ हम लोग इस निपुण भारत मिशन में मेंटर के रूप में कर पाएंगे। नेक्स्ट। और साथ में हम लोग ने ये भी प्लान किया है कि जो भी हमारे जिलों में डाइट्स हैं या पीटीसीज हैं या बायट हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाए पूरे मिशन में, क्योंकि जिले में एकेडमिक्स एक्टिविटीज करने के लिए डाइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनके फैकल्टी मेंबर्स को आप जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। और इसमें भाषा और गणित विषय के जो व्याख्याता हैं उनके चयन में उनकी प्राथमिकता दी जाए, और जहाँ पे डाइट में इन विषयों के व्याख्याता नहीं होंगे उसमें इन विषयों को पढ़ाने वाले व्याख्याता को आप लोग सिलेक्ट करें। फिलहाल अभी आपके डाइट में लोग जाके ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आप नए लोगों को भी जो अभी न्यूली रिक्रूटेड हैं और अभी डायरेक्टरेट से उनकी पोस्टिंग आई है, तो उनको भी, अगर वो भी भाषा और गणित विषय के हैं, तो उनका भी सिलेक्शन आप इसमें कर सकते हैं मेंटर्स के रूप में कार्य करने में, क्योंकि उनकी एक्टिविटी एफएलएन की जो भी एक्टिविटी आपके जिला लेवल पे संचालित की जाएगी, उसमें इन सभी शिक्षा संस्थान जो भी आपके जिले में है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुझे लगता है कि सभी 33 डाइट्स हैं और ऑल पीटीसीज करके, मुझे लगता है सिर्फ एक सहरसा डिस्ट्रिक्ट में ही शायद कोई ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन बाकी सभी जगहों पे है। तो आप लोगों को इनको भी प्राथमिकता के आधार पर चयन करना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस में इनका सहयोग लेना चाहिए। नेक्स्ट। तो अभी एक लिंक भी आपसे शेयर किया गया जिसमें कि सूची आपसे शेयर की जा रही है, तो इसमें शिक्षकों की सूची आप देख लें। उसमें जो बेहतर प्रदर्शन किया है जिन लोगों ने, और आपके ब्लॉक के हैं या आपके सीआरसी लेवल के लोग हैं, तो उनको आप देख लें, उनकी स्क्रीनिंग कर लें और सिलेक्शन उसके आधार पर करके नाम हमारे पास प्रेषित करेंगे। और जहाँ मैंने पहले यही कहा था कि प्रत्येक संकुल पे मेंटर्स का इस जगह ट्रेनिंग में रहना आवश्यक है, तो हम लोगों ने संकुल स्तर पे 2 बैच में प्रशिक्षण का प्लान किया है। तो एक शिक्षक जरूर ही संकुल पे आपको सहयोग करने के लिए रहे, जो संकुल या उसके आसपास के संकुल के भी हो सकते हैं, तो ये वहाँ के प्रशिक्षण में सहयोग देंगे। नेक्स्ट। ठीक है। तो ये चीजें शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं नीरज मंत्रा फॉर चेंज से आपके साथ, तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी मैं ये अभी तक जो हम लोगों ने इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की तैयारी के लिए किया था, कि आपको हम लोगों ने निर्देश दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मिशन का गठन अभी फिलहाल सभी 38 डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं, और डॉक्टर प्राइमरी ने भी आपको संबोधित करते हुए बताया होगा कि ये 30 जून तक डीएम साहब के पास आपकी फाइलें मीटिंग के लिए प्रपोज करके पहुंच जानी चाहिए। मीटिंग के एजेंडा के लिए हम लोगों ने आपको निर्देश दिया है। डॉक्टर प्राइमरी जो इस मिशन के डायरेक्टर भी हैं, उनके लेवल से आपके यहाँ एक निर्देश गया होगा। उस एजेंडा के साथ आपको डीएम साहब के पास फाइल कम से कम पुटअप कर देना है, ताकि हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, 10 जुलाई तक हम लोग सभी जिलों में
इस मिशन से संबंधित मीटिंग को कंडक्ट करा पाए। इसी तरह आपके जिले के ब्लॉक लेवल के मिशन के गठन के लिए निर्देश गया हुआ है और मुझे लगता है कि 11 या 12 जिलों ने अपने जिले के सभी प्रखंड में प्रखंड मिशन का गठन कर लिया है और उसकी सूचना यहाँ भेज दी है। तो जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें भी निर्देश यही था कि 30 जून तक, हालांकि कल तक है, लेकिन आप इस वीक में कम से कम अपने जिले के सभी ब्लॉक में मिशन का गठन कर लें। और लॉन्च की तैयारी की भी सूचना हम लोग अभी देंगे, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तो उसकी एक्टिविटी की सूचना भी हम लोग देंगे। तो इसी हम लोग का अभी का एजेंडा यही है कि हम लोग कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब से और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एफएनएन के लॉन्च की जो हम लोग जुलाई में कोई भी डेट हमें प्रपोज हमने किया हुआ है, कोई भी डेट हमें मिल सकता है, तो उसके लिए आप लोग कम से कम मीटिंग्स, तैयारियां, जो भी सूचनाएं देना है वो एक दूसरे से शेयर करना, तो ये सब कर लें ताकि हम लोग एक्टिविटीज बाद में आसानी से कर पाए। इसी तरह जो सूची अभी मेंटर की आपको भेजने की कही गई है, जो हम लोग अभी आगे ट्रेनिंग उनकी शुरू करेंगे, वो सूची आप लोग शीघ्र ही भेज दें ताकि हम लोग उसकी समय ट्रेनिंग करा पाए। और ट्रेनिंग प्लान हम लोगों ने पहले भी आपका मास्टर ट्रेनर का भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी ट्रेनिंग जिसका डेट हम लोगों ने यहाँ से कम्युनिकेट किया हुआ है, वो उस डेट पे आपके जिले में ट्रेनिंग प्लान होनी चाहिए और वो ट्रेनिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए ताकि हम लोग विद्यालय लेवल पे जाके इस प्रोग्राम को संचालित कर पाए। क्योंकि विद्यालय लेवल पे भी जब कार्यक्रम चलना शुरू होगा, जब शिक्षक बच्चों के साथ एक्टिविटी शुरू करेंगे, तो उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक ही, जो ब्लॉक मिशन हम लोग बता रहे हैं, ब्लॉक मिशन एक सेंटर होगा और हम लोग स्टेट से भी इसकी मॉनिटरिंग सीधा करेंगे। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना ताकि हर इस विद्यालय में एक क्वालिटी लेवल का इंटरेक्शन हो बच्चों और शिक्षक के बीच। अभी आगे के दिनों में अगले, मुझे लगता है अगले वीक में, कमिंग वीक में आपके यहाँ जो एफएलएन से संबंधित स्कूल किट और चिल्ड्रन किट भी पहुंच जाएंगे, तो वो ब्लॉक में पहुंचा देंगे। जो भी वेंडर्स को इसकी जिम्मेवारी दी गई है वो ब्लॉक लेवल तक आपके जिले में पहुंचाएंगे। तो आप ब्लॉक से स्कूल तक पहुंचा देना फिर आपकी ड्यूटी है, क्योंकि कई इस बार आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉक में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि विद्यालयों में आपने लाइब्रेरी की किताबें पहुंचा दी हैं। अब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि ये पुस्तकें भी अगर बोलिए तो एफएलएन के भी एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है, वो भी बच्चों को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग सिर्फ एफएलएन करके मटेरियल भेज रहे हैं वही है, पर किताबें जो विद्यालय में पहले से उपलब्ध है या अभी पुस्तकालय के रूप में भेजी जा रही है, वो भी एक एफएलएन का ही एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सपोर्टिंग मटेरियल है। तो उसको यूज करना। अभी कभी आपको कई स्कूलों में मैंने देखा कि विद्यालय में अभी किताबें गई लेकिन बच्चों के हाथ तक आपने नहीं पहुंचाया है। किताबें स्कूल तक पहुंच गई, ये तो बहुत ही अच्छा है। बीओ साहब लोगों ने बहुत अच्छा इसमें प्रयास किया है, तो इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। पर अब आपको अपने जो गुरु गोष्ठियां करते हैं या हेडमास्टर्स की मीटिंग करते हैं, उसके माध्यम से आपको उनको बताना पड़ेगा, बार बार उनको याद दिलाना पड़ेगा कि बच्चों के लिए जो किताबें गई हैं उनको अलमीरा में बंद नहीं रखें। अभी हमारे यहाँ से डॉक्टर्स भी जो जा रहे हैं, डॉक्टर प्राइमरी सेकेंडरी भी जा रहे हैं, एससीएस भी जा रहे हैं, तो उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमने किताबें तो देखी आपकी, लेकिन वो लाइब्रेरी में किताबें वो अलमीरा में बंद थी। तो ऐसे कि हम लोगों ने बताया है कि प्राइमरी स्कूल में बाहर में आप डिस्प्ले करके रखिए ताकि बच्चा कभी उसको पढ़ भी पाए, आपका लाइब्रेरी का पीरियड होना चाहिए। तो ये सब आपके द्वारा ही, हम लोग सभी बीओ से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो अपने हेडमास्टर्स की मीटिंग में इनको बताएं और सभी स्कूल में सुनिश्चित कराएं कि किताबें बाहर रहें और बच्चे फैमिली रहें कि वो किताबें उन्होंने पढ़ी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपको बीओस की लगातार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करने के क्रम में आपको लगातार ये निर्देश देना पड़ेगा ताकि हम लोग जो भी मिशन चला रहे हैं, जो भी अभियान चला रहे हैं, वो सफल हो। तो आशा है कि कोई और क्वेश्चन आपका नहीं होगा, या कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। आप चाहे तो अपने सवाल चैट बॉक्स पर भी डाल सकते हैं। आखिरी का कुछ समय, जैसा मैम ने बोला, Q&A के लिए रखा गया है। आप हैंड रेस कर सकते हैं तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी के मन में कोई सवाल हो या इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो तो यही समय है।
कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, मैंने रेडमी करके एक उन्होंने नाम क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने उनको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दे दिया है, आप बोल सकते हैं सर। बोले सर आप। हाँ, मैं मानवेंद्र बोल रहा हूँ समस्तीपुर से। हाँ बोलिए मैम भानु को नमस्कार। हाँ। मैम एक प्रश्न पूछा जा रहा था, जब एथेनन मिशन से संबंधित मीटिंग के बारे में हम लोग बात हो रही थी, पीएम सर के द्वारा समीक्षा बैठक में भी जो 25 तारीख हुआ था उसमें बात हुई थी, स्टेट से किसी को आने के बारे में बात हो रही थी। तो स्टेट से कौन लोग आएंगे और वो कितना समय उनको मिनिमम चाहिए आने के लिए, जो मीटिंग का डेट वो रखेंगे। अच्छा, मीटिंग आप मीटिंग को आप आपका डेट आप कम्युनिकेट करें, कोई भी जाएगा तो वो पूरी मीटिंग में आपके साथ रहेगा। तो मैम वो कितना दिन का पीरियड मिनिमम रखना होगा? जैसे अगर कल अगर फाइल हमारी क्लियर होती है वहां से, तो वो डेट जो निर्धारण जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा, तो मिनिमम कितना दिन का अंतर रखा जाएगा ताकि अच्छा, स्टेट वो से आप लोग आ बोल रहे हैं, सकें? नहीं तो आपका आप डेट रखिए, हम लोग भिजवा, कोई भी अगर मतलब एक दिन के पहले भी आप बोलेंगे तो कोई ना कोई चला जाएगा। यहाँ पे हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, तो वो लोग जा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। इसका कोई टाइम नहीं है, आप एक दिन पहले भी बता सकते हैं, पर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। थैंक यू मानवेंद्र जी। कोई और चाहे तो आप हाथ उठा सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो एक लास्ट और बहुत मतलब अर्जेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी अभी। प्रवेशोत्सव की बात हम लोगों ने एक पत्र दिया था आपका 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मनाने का। तो फिलहाल हम लोग के यहाँ से, आपके यहाँ से कम्युनिकेट किया भी जा रहा है, तो आपके जिले में ये प्रवेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। एसडीएस सर ने कल शाम में ही एक मीटिंग करके निर्देश दिया है। कई जिलों ने बहुत अच्छी तैयारियां भी की हैं, बहुत सारे जिंगल्स, बहुत स्लोगन्स तैयार किया है, प्रभात फेरी प्लान किया है। तो सभी जिलों से मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आपके जिले में जो भी एक्टिविटीज हो वो 1 से 15 जुलाई तक बहुत जोर शोर से चले, और मीडिया कवरेज कीजिए ताकि विजिबल हो, लोग जाने और एडमिशन लें। अपने जो भी अच्छे स्कूल हैं उनका शोकेसिंग कीजिए। अच्छा, और जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है वो उन सब चीजों को आप लोग शेयर भी कीजिए स्टेट से, ताकि हम लोग भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर पाए। कुछ जिलों को, हम जो भी पटना के आसपास जिले हैं, मुझे अभी नाम पता नहीं है, हम लोग फोन भी आपको करवा रहे हैं। उसमें उनको हम लोगों ने ये कहा है कि एक कोई गाड़ी जो जिसमें कि आपका बैनर लगा हो अपने जिले का, और मैसेज के साथ, और ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउड स्पीकर के साथ आपके उसमें लगा हुआ हो, और अभियान गीत उसमें बजना चाहिए। ऐसा कुछ सलाह हयाती पिछली बार भी आप लोगों ने किया था, वो पटना आप भेजेंगे, और वहां से यहाँ से फिर वो कल शाम तक वो पहुंचेगा, और 1 तारीख के मॉर्निंग में प्लान है कि माननीय मंत्री जी उसको फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना करेंगे। और अगर जिन जिलों को यहाँ से नहीं पहुंचा था, वो अपने जिले में इस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं। डीएम साहब से फ्लैग ऑफ कराएं कुछ नामांकन रथ को, और वो प्रत्येक ब्लॉक में वो जाए, इस तरह की कुछ एक्टिविटी, ताकि पूरे स्टेट में लगे कि ये नामांकन का अभियान चल रहा है। उद्देश्य यही है कि हमारा क्लास 8 से 9th में आने वाले बच्चों का नामांकन बढ़े, और जो ट्रांजिशन डेट हमारा है वो भी अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि अभी हमारा, मुझे लगता है कि 30% के अराउंड हमारा गैप है, हमें ट्रांजिशन डेट को और बढ़ाना है। तो ये उद्देश्य है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी पूर्ति कर पाए। तो कई जिलों ने बहुत अच्छा किया। भोजपुर का भी अभियान गीत हमने देखा, बहुत अच्छा उन्होंने खुद बनवाया है, और उसको वो यूज कर रहे हैं। स्थानीय पेपर्स की होनी चाहिए, विज्ञापन भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज कराएं और उसका रिपोर्ट भी स्टेट को भेजें। तो ये परसों ही मॉर्निंग से शुरू करना, और ये बार बार अगर विज्ञापन भी देते हैं तो 1 से 15 जुलाई के 2-3 बार दें, ताकि लोग उसको पढ़ पाए। तो अभी विभाग की ये अभी निर्देश है फिलहाल। तो
ठीक है, अब तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं। जी मैम, एक सवाल और है। अरविंद जी ने हाथ उठाया है। अरविंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरविंद जी, आप अपना सवाल पूछें, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। शायद उनकी तरफ से कुछ तकनीकी खराबी है। धन्यवाद किरण मैम। मैं नीरज जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आज के सत्र को का समापन करें। ठीक है, थैंक यू सबको, और आशा है कि आप लोग इस मिशन को तो अच्छा ले ही जाएंगे, बाकी सब कंपोनेंट्स भी अच्छा करेंगे। कोई ये कर रहे हैं, उदय शंकर क्वालिटी कोऑर्डिनेटर नवादा, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी उदय जी बताइए। जी प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, बताइए। ये मैम डीएम साहब के यहाँ से आ गया एफएलएन की बैठक के लिए, तो अगला महीना में टूर प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे हैं। तो डेट ओएसडी साहब से लेके मैम चिट्ठी कल भिजवा देते हैं। टूर प्रोग्राम में मतलब किस, आपका कौन सा डेट है? मैडम उदिता सिंह। नहीं, डेट क्या है? मैं डीएम नहीं पूछ रही हूँ, डेट क्या है आपका? डेट अभी नहीं बैठा मैम, अगला महीना का टूर प्रोग्राम जो बनेगा ना, उसी में डेट तय किया जाएगा। मैडम का टूर प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है? मैडम का टूर प्रोग्राम निकलता है। अच्छा, उनका जो अगले मंथली प्लानर जो होगा उनका अगले समय जी का। जी आज ही संचिका आई मैम। अच्छा ठीक है, अगले मंथ के मंथली प्लानर में वो अपना डालेंगी कि उनका कब मीटिंग करनी है, ये बात है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपका वो मंथली प्लानर बन जाता है तो आप उसको कम्युनिकेट यहाँ कीजिएगा, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा और आपको लोग मतलब जो भी मिशन के बारे में सबको जानकारी देंगे, और आगे की गतिविधि में डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या हम भी, हमारे पास भी और क्लैरिटी आ जाएगी तो हम लोग और अच्छे से गतिविधि आपको डिस्ट्रिक्ट का बना के भेज पाएंगे। जी मैम, जी प्रणाम। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग अभी करते हैं, और ये आप लोगों, हम लोग चूंकि ये मिशन है तो हम लोग हर वीक में एक बार जरूर बैठ आपसे बातें करेंगे। आप लोग भी अपना क्वेश्चंस अपना रखिएगा कि आप लोग हम लोगों से सीधे बात कर पाए। अब इस प्रोग्राम के कार्यान्वयन के क्रम में अगर कोई डिफिकल्टी आती है या कुछ और आपको गाइडलाइन चाहिए कि किसी चीज को, या आप भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी सुने और उसको फॉलो कर पाए। तो फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। फिर हम लोग मिलेंगे एक वीक के अंदर ही, फिर हम लोग बातें करेंगे इस पे, और क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर वीक हम लोग बातें करेंगे क्योंकि आप भी अपने नीचे के बीओ से, हेडमास्टर से इस पे, जब तक कि आप बहुत फ्रिक्वेंट बात नहीं करेंगे, फ्रिक्वेंटली चीजों को बोलते नहीं रहेंगे, लोग उसकी प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे। तो ये आपको नीचे भी लोगों के साथ ऐसे करना होगा, तभी प्रोग्राम, क्योंकि अंततः हमारा लक्ष्य ये है कि हम स्कूल में क्लासरूम तक पहुंचे। तो क्लासरूम तक हम तभी पहुंचेंगे जब आप बार बार अपने नीचे में प्रधानाध्यापक से, शिक्षकों को हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सबको, थैंक यू सौरभ और एक नीरज। लास्ट सवाल ये है, अपॉलॉजीज मैम, एक चैट में अमृत जी का सवाल आया है कि सीआरसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मास्टर ट्रेनर को कोई अलाउंस भी दिया जाएगा क्या? सीआरसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मास्टर ट्रेनर को, हाँ, तो मास्टर ट्रेनर को तो हमेशा अलाउंस हम लोग देते हैं। तो वो अलाउंस आप लोग, हम लोग आपको निर्देश देंगे, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग होगी तो अलाउंसेस तो आप लोग देते हैं मास्टर ट्रेनर को ऑलरेडी, तो वो आप देंगे। तो ऐसे पहले ट्रेनिंग चलती थी तो अलाउंस एक फिक्स होता था, वो हम लोग आपको रेट बता देंगे उस पर, लेकिन वो आप देते हैं हमेशा, मास्टर ट्रेनर के रूप में जो भी काम करते हैं उनको देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नीरज जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अगेन मैम। थैंक यू। आप सबको अनेक धन्यवाद। आप सभी इतने देर तक जुड़े रहे, सभी लोगों ने सुना। पर फाइनल बात तो ये है कि सूची चाहिए। जैसे ही सूची आएगी तो भी तभी ये समझा जाएगा कि हाँ, ये काम बहुत अच्छा हुआ और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना इसको। हम सभी आपके द्वारा भेजे जाने वाले सूची का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वो है कि आप सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अगर आपके जिले में से कोई भी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका नाम अगर इस ग्रुप में छूटा हुआ है तो आप कृपया उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो जरूर दें। और आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन ये है
हाल के दिनों में देखा गया कि 2-3 लोग जो है वो ग्रुप छोड़ करके जा रहे हैं। ये ग्रुप सरकार के द्वारा देखा जा रहा एक ग्रुप है, सरकार इसको देख रही है, सरकार इसके थ्रू आपको मैसेज दे रही है, तो आप इस ग्रुप को छोड़े नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है इस ग्रुप में बने रहें। ये यहाँ पर ये सभी एक फॉर्मल चैनल है जिसमें आपको बहुत तरह की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, और ये आपके लिए एक मौका भी है। आपके पास अगर कुछ बताने को है तो आप इसको भी आप ऊपर तक बता सकते हैं। आप अगर कोई न्यूज़पेपर कटिंग है, कोई अच्छी बात हो, ऐसा नहीं कि कुछ किसी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली है उसका फोटो भेज दिया या कुछ इस तरह का छोटी बात को नहीं भेजना है। कोई बड़ा बात, कोई बड़ा काम किया, कोई अच्छा काम किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, तो उन सब के शेयरिंग करने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि 537 या 38 जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ आपकी जिम्मेवारी है 538 लोगों की कि आप अपने अपने विद्यालयों में हो रही अच्छी बातों को लिखें। मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कुटुंबा औरंगाबाद के बीओ से, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि वो कुछ अच्छा काम उनके यहाँ हो रहा है। वो मेरे से पर्सनल टच में भी है। मैंने उनको कहा कि आप आपके पास जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, आप उन्होंने कहा कि मैंने कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया है। तो वहां से जो मॉडल स्कूल बना है, किस तरीके का बना है, आप अगर खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम की कमी है, तो किसी शिक्षक को बोलिए वो वैसा कुछ स्टोरी बना करके कर दे, या फिर कोई वैसा स्टोरी अपने न्यूज़पेपर में आसपास में छपवाए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। यहाँ 3-3 प्रमंडलों का एक ग्रुप बना हुआ है। तो अगर किसी भी एक प्रमंडल में एक काम होता है और वो अच्छा काम होता है, तो उसको अगर हम दूसरे प्रमंडल के ग्रुप में शेयर करते हैं, तो वहां से भी लोग मोटिवेट होते हैं। आप सोचिए आपका एक काम बिहार के बाकी बचे ब्लॉक में, बाकी बचे जिलों में, बाकी विद्यालयों को प्रेरित कर सकता है। इसलिए मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भी आपके क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा हो, उसको आप जरूर भेजिए। प्रवेशोत्सव के संबंध में जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो कुछ भी कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किए जाएंगे, उनके छोटे छोटे क्लिप्स जरूर भेजें। न्यूज़पेपर के कटिंग्स भेजें। अभी जो चाहक प्रोग्राम चल रहा है उसके संबंध में जब वो आपके जिले में वो कार्यक्रम चलेगा, तो उसके जो प्रशिक्षण होंगे उनको भी आप जरूर कवर कीजिए और उनको भी भेजिए। और जब आगे आने वाले समय में जब वो 12 वीक का हमारा कार्यक्रम चाहक चलेगा, जो क्लास 1 के बच्चों को तैयार करेगा, तो उससे संबंधित भी जो भी चीजें होंगी उनको भी आप जरूर शेयर कीजिए। इस तरीके से एक पूरे बिहार में एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। एक माहौल की जरूरत है, सक्सेस की जरूरत है। अगर हम जितना ज्यादा सक्सेस को शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मोटिवेशन फैलेगा और उतना ही ज्यादा लोग मोटिवेटेड होंगे और वो आगे आएंगे। और जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आगे आएगी, उतनी ही नेगेटिविटी कम होगी। हमको अपने बिहार को आगे लेकर के जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके भरपूर मतलब आपका सहयोग चाहूंगा। मैं नीरज दासगुरु मंत्रा फॉर चेंज की तरफ से, सौरभ मंत्रा फॉर चेंज की तरफ से, मैम अपर राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, IPEL की टीम की तरफ से, आनंद जी की तरफ से। आनंद जी ने भी बीच बीच में अपने इनपुट्स दिए, तो उनको भी, और बाकी सभी साथी जो हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे, आप सभी पदाधिकारीगण जो आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आप सबको अनेक अनेक धन्यवाद। आप यूं ही जुड़ते रहे। हम आने वाले समय में आपके साथ और जुड़ने का और भी कार्यक्रम बनाएंगे और आपके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर कार्य कर पाएंगे। अनेक धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। ये मीटिंग अब समाप्त होती है।